नमस्कार। आज हम भारत की ऋतुओं के बारे में बात करेंगे। सीज़न, भारत में ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं और उनके क्या क्या समय रहता है। भारतीय मौसम विज्ञान इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत की वार्षिक जलवायु को कई आधार पर मुख्य रूप से 4 ऋतुओं में बांटा है, जो शीत ऋतु जो विंटर सीजन है, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु समर सीजन है, तीसरा वर्षा ऋतु रेनी सीजन है और चौथा है शरद ऋतु कूल सीजन है। अब इसमें यह समझना है कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का जो समय रहता है वो उत्तरी पूर्वी मानसून का समय है, और जो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का समय है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय रहता है। अब अपन बात करेंगे शीत ऋतु। अब शीत ऋतु की क्या विशेषता है कि भारत में शीत ऋतु मुख्य रूप से नवंबर के मध्य से शुरू होती है और मार्च में समाप्त हो जाती है। इस ऋतु का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है और इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि स्वच्छ आकाश होता है, सुहाना मौसम रहता है, निम्न तापमान रहता है, आर्द्रता अधिक, दैनिक तापांतर तथा ठंडी व मंद गति से चलने वाली उत्तरी पवनें इस ऋतु की प्रमुख विशेषता हैं। तो कोल्ड वेदर सीजन या विंटर सीजन मुख्य रूप से द कोल्ड वेदर सीजन कमेंस इन नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। क्लियर स्काई, प्लेजेंट वेदर, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, कूल एंड स्लो नॉर्दर्न विंड्स आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सीजन। तो मुख्य विशेषता इसकी ये है शीत ऋतु की। अब यदि अपन तापमान की अलग से बात करें तो शीत ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान विशेष रूप से कम रहता है, नीचा रहता है, क्योंकि यहाँ का अधिकांश भागों में औसत तापमान उत्तरी भारत में 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे नीचे रहता है और कई क्षेत्रों पर ये हिमांक बिंदु तक भी पहुँच जाता है। अब यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो इस समय दक्षिण भारत में सामान्य तापमान जो आपको 22 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर मिलता है और कहीं कहीं पर ये 25 डिग्री सेल्सियस भी मिलता है। और तिरुवनंतपुरम में जनवरी माह का तापमान 31 डिग्री के आसपास देखा गया है। तटीय भागों में तापमान में ऋतुओं के अनुसार विशेष कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये शीत ऋतु की विशेषता है। अब यदि टेम्परेचर करें बात तो द नॉर्दर्न 2/3 ऑफ द कंट्री हैव मीन टेम्परेचर बिलो 21 डिग्री सेल्सियस with afternoon temperature of 27 degree centigrade. January is the coldest month when the temperature in the Ganga plains varies from 12.5 degree to 17.5 डिग्री सेल्सियस। अब यदि वायुदाब तथा पवनों की बात करें तो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत या अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में अपेक्षाकृत कम वायुदाब पाया जाता है। अब यहाँ तापमान और वायुदाब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यदि तापमान अधिक है तो वायुदाब कम है, तापमान कम है तो वायुदाब अधिक है। अब यदि इस ऋतु में वर्षा की बात करें तो शीतकालीन में मानसून पवनें हैं जो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जब स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तो ये वर्षा का कारण नहीं बनती है, लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून है
जो बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद कुछ नमी ले लेता है, जो पश्चिमी घाट से टकराता है और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्व कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्व केरल में बारिश करता है। अब उत्तरी पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा भी बारिश होती है। यह बारिश दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में बारिश होती है, जो रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक होती है। जिसमें भी गेहूँ सबसे प्रमुख फसल होती है, उनके लिए या गेहूँ के लिए ये बारिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। The retreating winter monsoon below from land to sea and do not cause much rainfall. These winds pick up some moisture while crossing the Bay of Bengal and cause winter rainfall in Tamil Nadu, South Andhra Pradesh, Southeast Karnataka and Southeast Kerala. The highest seasonal rainfall of about 75 centimeter between October and December occur along the southeastern coast of Tamil Nadu and adjoining parts of Andhra Pradesh. इसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, ये ग्रीष्म समर सीजन की। अब ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है मार्च से जून तक, जिसमें उच्च तापमान, कम आर्द्रता इस ऋतु की प्रमुख विशेषता है। इसलिए इसको हॉट ड्राई समर सीजन भी कहा जाता है। पीरियड ऑफ मार्च ऑफ जून इज कॉल्ड द समर सीजन। हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सीजन। हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज हॉट वेदर सीजन या हॉट ड्राई समर सीजन। Sometimes it is referred to as pre-monsoon period. अब यदि इसमें अपन तापमान की बात करें कि जून में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती हैं। इस कारण मार्च के माह में तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है और ये मई तक लगभग 41 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है और जून में कहीं कहीं तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और यही तापमान रात के समय लगभग 26 डिग्री के आसपास देखा जाता है। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव इतना अधिक नहीं होता जितना उत्तरी भारत में होता है, क्योंकि यहाँ दक्षिणी भारत में यहाँ का तापमान लगभग 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब वायुदाब तथा पवनों की बात करें तो लगभग संपूर्ण देश में तापमान अधिक होने से वायुदाब कम होता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर वायुदाब बहुत ही कम हो जाता है। अब मार्च से मई तक वायु की दिशा व मार्ग में विशेष रूप से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि शीतकालीन मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो उत्तरी पश्चिमी भारत में अधिक तापमान के कारण स्थानीय रूप से बहुत ही शुष्क एवं उष्ण हवाएं चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। और वर्षा की बात की जाए तो उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, परंतु पूर्णतः वर्षा रहित नहीं होती। इस ऋतु में वार्षिक वर्षा का केवल 1% भाग ही प्राप्त होता है। अब यदि बात करें वर्षा ऋतु की रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन ये ऋतु जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगमन के साथ ही मध्य जून में
आरंभ होती हैं, जो मध्य सितंबर तक समाप्त होती हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ ही संपूर्ण भारत में मौसम पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, जिसे गर्म आर्द्र ऋतु भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस समय आर्द्रता अधिक हो जाती है, तापमान भी अधिक हो जाता है। तो रेनी सीजन इन इंडिया स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन जून एंड कंटिन्यूज टिल द मिडल ऑफ सेप्टेम्बर। This is also called the monsoon season. The southwest monsoon season, the wet season and the hot wet season. The weather conditions all over the country change with the onset of the monsoon winds, high temperature, high humidity, extensive clouding and several spells of moderate to heavy rain with strong surface winds are the चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सीजन। अब यदि इसकी बात कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु में तापमान कैसा रहता है, कि मानसून की वर्षा के साथ ही तापमान में कमी आने लगती है। दक्षिणी भारत में जून का तापमान मई के तापमान की अपेक्षा 3 से 6 डिग्री तक कम होता है। और इस ऋतु में यदि अपन थार के मरुस्थल का तापमान देखें तो वो तापमान 38 सेल्सियस डिग्री के आसपास रहता है, और उत्तरी मैदान के अन्य भागों में ये 30 से 32 सेल्सियस के डिग्री सेल्सियस के बीच में देखा जाता है। वायुदाब, तो इस ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान अधिक होने से वायुदाब कम होता है। अब वायुदाब कम होने से क्या होता है कि जो निम्न वायुदाब को भरने के लिए दक्षिण पश्चिमी या अरब सागर और बंगाल खाड़ी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं, जिससे प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पवनों की यही दिशा रहती है, परंतु उत्तरी मैदान में पवनें मुख्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जिसके कारण ये मानसून अब शुरू होता है। अब वर्षा की बात करें तो भारत की 75% वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनों द्वारा होती है। ये वर्षा अकस्मात शुरू हो जाती है मानसून में। इस घटना को मानसून प्रस्फोट, मानसून बर्स्ट कहा जाता है। अब ये सबसे पहले क्या होता है कि भारत के तटीय भागों में मानसून प्रस्फोट जून के प्रथम सप्ताह या इससे भी पहले हो सकता है, जबकि देश के आंतरिक भागों के दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवनें हैं वो जुलाई तक ही आ पाती हैं। यदि अपन दक्षिण पश्चिम मानसून को विभाजित करें तो ये मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होता है, एक अरब सागर की मानसून पवनें और दूसरी बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। अरब सागर की मानसून पवनें मुख्य रूप से अरब सागर में उत्पन्न होती हैं और ये भारत के तट पर सबसे पहले पहुंचती हैं, और इसको भी अपन 3 शाखाओं में बांट सकते हैं। अब जैसे पहली शाखा है जो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है, और इसकी दूसरी शाखा है वो नर्मदा तथा ताप्ती घाटियों से होकर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, और तट के निकट कोई रुकावट न होने के कारण ये दूर तक चली जाती हैं, और नागपुर में इन पवनों के द्वारा लगभग 40 सेंटीमीटर वर्षा या 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जिसकी तीसरी शाखा है इसकी वो उत्तरी पूर्वी दिशा में अरावली पर्वत के समांतर आती है। रास्ते में कोई रुकावट न आने के कारण ये पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं करती है, ये आगे चलकर हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर पर्याप्त वर्षा करती है। अब इसका दूसरा भाग है बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी में जो मानसून पवनें वो भी 2 शाखाओं में विभाजित होती है। इसकी पहली शाखा है जो गंगा के डेल्टा प्रदेश को पार करके मेघालय की गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती हैं। इन पहाड़ियों की आकृति कीप जैसी है,
फुनेल जैसी है, जिससे वायु को एकदम ऊंचा उठना पड़ता है, जिससे यहाँ पर भारी वर्षा होती है। यहाँ पर चेरापूंजी के 16 किलोमीटर पश्चिम स्थित मौसिनराम स्थान पर सबसे अधिक विश्व की बारिश होती है। अब दूसरी शाखाएं सीधे हिमालय पर्वत से टकराती हैं। यह हिमालय पर्वत की ऊंची श्रेणियों को पार करने में असमर्थ होती हैं, जिससे ये पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर चलना शुरू कर देती है। ज्यों-ज्यों ये पश्चिम की ओर बढ़ती है, त्यों-त्यों इसकी वर्षा करने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे उदाहरण समझें तो जैसे कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली। अब कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये वर्षा का क्रम यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर कम होता जाता है। तो अरेबियन ब्रांच, सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रीम ऑन अराइविंग इन द mainland of India. The first stream impinges on the west coast of India and gives extremely heavy rainfall of over 250 centimeter, particularly between 10 degree to 20 degree north latitude, where the impingings of the perpendicular to the direction of the western Ghat. अब second stream enters Namda Tapi through and reaches central India. It does not cause much rain near the coast due to the absence of any major orographic obstacle there. Nagpur received about 60 centimeter rainfall from this stream. The third stream moves in a northwest या northeasterly direction parallel to the Aravalli Range. Since the orientation of the Aravalli Range in parallel to the direction of the prevailing monsoon winds, it does not offer major obstacle in the way of the winds, and these winds move further without causing much rainfall. The Bay of Bengal branch of the southwest monsoon is divided into 2 distinct streams. The first crosses the Ganga Brahmaputra delta and reaches Meghalaya. It is here that the orographic effect of the monsoon winds and the consequent amount of rainfall is most pronounced. Cherrapunji, a small town located at an elevation of 1313 meter above mean sea level, receive an annual rainfall of 1102 centimeter, major portion of which occurs from June to August. अब second stream of the Bay of Bengal branch goes to the Himalaya foothills, and after reaching there, it is deflected to the west by the size and orientation of the Himalaya and brings widespread rainfall to Ganga Plain. अब अपने बात करते हैं सबसे जो अंत में है द कूल सीजन, शरद ऋतु। यह ऋतु मध्य सितंबर से शुरू होकर मध्य नवंबर में समाप्त हो जाती हैं और मध्य सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें उत्तरी पश्चिम भारत से लौटना शुरू कर देती हैं, जिसे मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून के लौटने की ऋतु, सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून भी कहते हैं। देश के सुदूर दक्षिणी भागों में मानसून लौटने क्रम दिसंबर तक जारी रहता है और ग्रीष्मकालीन मानसून स्पोर्ट के विपरीत मानसून का प्रत्यावर्तन क्रमिक ग्रेजुअल होता है। इस प्रकार से भारत को ऋतुओं में बांटा गया है। धन्यवाद।